Are you shocked to learn how the rise and fall of Hitler and Nazi Germany shaped the world we live in today? पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1919 में साइन हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साय हारे हुए जर्मनी पर बहुत सख्त था। जर्मनी को अपना इलाका गंवाना पड़ा, कड़ी आर्थिक पाबंदियां झेलनी पड़ी और युद्ध का सारा दोष भी उसी पर एमराचे दिया गया। इस अपमान ने नफरत और उग्रवादी विचारधाराओं को जन्म दिया। इनमें से एक थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी, जिसका नेता था करिश्माई लेकिन खतरनाक सोच वाला एडोल्फ हिटलर। हिटलर, जो खुद पहले विश्व युद्ध का एक सिपाही रह चुका था, को जर्मन राष्ट्रवाद, वर्साय संधि के खिलाफ नफरत और जर्मनी को फिर से महान बनाने के वादे करने के लिए लोगों का समर्थन मिला। उसने वीमर गणराज्य, जो युद्ध के बाद स्थापित हुआ एक कमजोर लोकतंत्र था, उसकी आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। नाजी, जो शुरू में एक छोटा समूह था, आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर राष्ट्रीय गौरव की अपील करके और साम्यवाद के डर को भुनाकर धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल करते गए। महामंदी, जिसने जर्मनी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, ने नाजियों की अपील को और मजबूत किया। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती गई और सामाजिक अशांति फैलती गई, नाजियों ने खुद को जर्मन लोगों के रक्षक के रूप में पेश किया। आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय एकता और पारंपरिक मूल्यों की वापसी के उनके वादे ने बदलाव और स्थिरता के लिए बेताब आबादी को आकर्षित किया। 1932 तक नाजी पार्टी जर्मन संसद राइहस्टाग में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। राजनीतिक चालबाजी और अंदरूनी सौदों का फायदा उठाते हुए 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। यह साधारण सी दिखने वाली घटना जर्मन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने 20वीं सदी के सबसे अंधेरे अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया। एक बार सत्ता में आने के बाद हिटलर ने वीमर गणराज्य को खत्म करने के लिए और एक तानाशाही स्थापित करने के लिए जर्मनी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटना थी राइहस्टाग आग, जो 27 फरवरी 1933 को हुई थी। राइहस्टाग बिल्डिंग, जो जर्मन संसद की सीट थी, आग की चपेट में आ गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी भी बहस का विषय है, लेकिन नाजियों ने सत्ता पर कब्जा करने के अपने मकसद को सही ठहराने के लिए इस घटना के लिए कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया। आग से पैदा हुए डर और अनिश्चितता के माहौल का फायदा उठाते हुए हिटलर ने राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग को राइहस्टाग फायर डिक्री जारी करने के लिए राजी किया। इस डिक्री ने बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और निजता का अधिकार शामिल है। नाजियों ने इस डिक्री का इस्तेमाल अपने विरोधियों को चुप कराने, राजनीतिक दुश्मनों को गिरफ्तार करने और असंतोष के किसी भी रूप को दबाने के लिए किया। एक महीने से भी कम समय के बाद 23 मार्च 1933 को नाजियों ने एक कानून, एनेबलिंग एक्ट को पारित कर दिया, जिसने प्रभावी रूप से हिटलर को तानाशाही शक्तियां प्रदान की। इस अधिनियम ने नाजी सरकार को राइहस्टाग की सहमति के बिना कानून बनाने की अनुमति दी, जो प्रभावी रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर रहा था। एनेबलिंग एक्ट लागू होने के साथ हिटलर ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, वीमर गणराज्य का पूर्ण विघटन और नाजी तानाशाही की स्थापना। पूर्ण शक्ति हासिल करने के बाद नाजियों ने एक अर्ध टोटलिटेरियन इटालियन राज्य स्थापित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया, जिसने जर्मन जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया। इस प्रयास के केंद्र में प्रचार का अथक उपयोग था, जिसकी कमान हिटलर के प्रचार और जनता के ज्ञान के मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने संभाली थी। गोएबल्स, हेरफेर का उस्ताद, जनसंचार माध्यमों की शक्ति को समझता था और जनता की राय बनाने और कहानी को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करता था। नाजियों ने अपनी विचारधारा का प्रसार करने और हिटलर को जर्मनी के तारणहार के रूप में महिमा मंडित करने के लिए हर उपलब्ध माध्यम, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा, पोस्टर और सार्वजनिक रैलियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दुश्मनों, खासकर यहूदियों और कम्युनिस्टों को जर्मनी के दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया और उन्हें राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। नाजियों ने हिटलर के इर्द गिर्द व्यक्तित्व का एक पंथ भी बढ़ावा दिया, जिसमें उन्हें एक करिश्माई और अचूक नेता के रूप में चित्रित किया गया था, जो जर्मनाई को महानता की ओर ले जाने के लिए नियत था। शिक्षा भी अंधविश्वास का एक प्रमुख साधन थी। नाजियों ने शिक्षा प्रणाली से उन शिक्षकों और प्रोफेसरों को निकाल बाहर किया जिन्हें राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय या नस्लीय रूप से अवांछनीय माना जाता था। उन्होंने नए पाठ्यक्रम पेश किए जिन्होंने नाजी विचारधारा का महिमा मंडन किया, नस्लीय शुद्धता पर जोर दिया
और सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। बच्चों को बिना किसी प्रश्न के फुहर्रर का पालन करना और पितृभूमि के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना सिखाया जाता था। अपनी शक्ति मजबूत होने के साथ नाजियों ने जर्मन समाज को उनकी अपनी विचारधारा के अनुसार बदलने के लिए डिजाइन की गई नीतियों की एक श्रृंखला लागू की। उनका एक प्रारंभिक ध्यान जर्मनी को त्रस्त करने वाली भयावह बेरोजगारी को दूर करना था। नाजियों ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम लागू किए, सेना का विस्तार किया और पूर्ण शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। बेरोजगारी को कम करने में ये उपाय सफल रहे, लेकिन वे भारी कीमत पर आए, क्योंकि नाजी शासन तेजी से जबरन श्रम पर निर्भर हो गया और विजित क्षेत्रों से संसाधनों को लूट लिया। हालांकि नाजी विचारधारा की आधारशिला नस्लीय शुद्धता और आर्यन जाति की सर्वोच्चता थी। नाजियों का मानना था कि जर्मन श्रेष्ठ जाति के थे, जो हीन लोगों पर शासन करने के लिए नियत थे। उन्होंने यहूदियों को निशाना बनाते हुए भेदभावपूर्ण कानूनों की एक श्रृंखला लागू की, जिससे उनकी नागरिकता, नागरिक अधिकार और संपत्ति छीन ली गई। 1935 में अधिनियमित नूर्नबर्ग कानून विशेष रूप से गंभीर थे, जो यहूदियों को धर्म के बजाय वंश के आधार पर परिभाषित करते थे और यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच विवाह और यौन संबंधों को प्रतिबंधित करते थे। नाजियों ने उन अन्य समूहों को भी सताया जिन्हें अवांछनीय या नस्लीय रूप से शुद्ध जर्मनी के उनके दृष्टिकोण के लिए खतरा माना जाता था। इनमें रोमा, LGBTQ+ व्यक्ति, विकलांग लोग, राजनीतिक विरोधी और यहोवा के साक्षी शामिल थे। इन समूहों को उत्पीड़न, एकाग्रता शिविरों में कारावास और यहाँ तक कि विनाश का सामना करना पड़ा। बर्बरता और नरसंहार में नाजी शासन का पतन अनियंत्रित घृणा और अधिनायकवादी शासन के खतरों का एक भयावह प्रमाण था। भाग 5: युद्ध का मार्ग, विस्तार और आक्रामकता। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं जर्मनी की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उसने वर्साई की संधि को उलटने, जर्मन क्षेत्र का विस्तार करने और यूरोप में जर्मन प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और जर्मन नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास के एक जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर हिटलर ने आक्रामक विदेश नीति चालों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसके कारण अंततः द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड को फिर से सैन्यीकृत कर दिया, जो फ्रांस की सीमा से लगे एक क्षेत्र था जिसे वर्साई की संधि के तहत डिमिलिटराइज्ड किया गया था। संधि के इस घोर उल्लंघन का फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन की ओर से बहुत कम प्रतिरोध हुआ, जिससे हिटलर का हौसला बढ़ा और आगे आक्रामकता को प्रोत्साहन मिला। 1938 में हिटलर ने अपने जन्म स्थान ऑस्ट्रिया को तीसरे रह में मिला लिया, जिसे एंशलुस के नाम से जाना जाने लगा। फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहा। अपनी सफलताओं से उत्साहित हिटलर ने अपना ध्यान चेकोस्लोवाकिया की ओर मोड़ा, विशेष रूप से सुडेटेनलैंड, एक ऐसा क्षेत्र जहां जर्मन भाषी आबादी बड़ी संख्या में थी। सितंबर 1938 में जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली द्वारा हस्ताक्षरित म्यूनिख समझौते ने हिटलर को खुश करने और युद्ध से बचने के एक निरर्थक प्रयास में सुडेटेनलैंड को जर्मनी को सौंप दिया। हालांकि विजय के लिए हिटलर की भूख अतृप्त थी। मार्च 1939 में उसने म्यूनिख समझौते का उल्लंघन किया और शेष चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि तुष्टीकरण ने केवल उसे और अधिक प्रोत्साहित किया। खंड 6: द्वितीय विश्व युद्ध प्रज्वलित होता है, एक वैश्विक संघर्ष। मध्य यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद हिटलर ने पोलैंड पर अपनी निगाहें जमाईं, एक ऐसा राष्ट्र जिसे उसने पूर्व की ओर जर्मन विस्तार के रास्ते में खड़ा माना। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जो मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने यह मानते हुए कि तुष्टीकरण विफल हो गया है, 2 दिन बाद जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। पोलैंड पर जर्मन आक्रमण ने ब्लिट्जक्रेग की विनाशकारी प्रभावशीलता को दिखाया, युद्ध का एक नया रूप जिसने गतिशीलता और भारी बल पर जोर दिया। जर्मन टैंक, विमान और पैदल सेना ने अपने हमलों का समन्वय किया, जल्दी से पोलिश सुरक्षा को खत्म कर दिया। हफ्तों के भीतर पोलैंड को हरा दिया गया।
अगस्त 1939 में हिटलर और स्टालिन द्वारा हस्ताक्षरित एक गुप्त समझौते के तहत जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित किया गया। 1940 के वसंत में हिटलर ने पश्चिमी यूरोप पर वेहरमाच जर्मन सशस्त्र बलों को दिलाई। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस तेजी से उत्तराधिकार में गिर गए। जून 1940 में केवल 6 सप्ताह की लड़ाई के बाद फ्रांस का पतन दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दिया। नाजी युद्ध मशीन के खिलाफ अकेले खड़े ग्रेट ब्रिटेन ने खुद को जर्मन आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। खंड 7 ज्वार मोड़, स्टेलिनग्राद और पश्चिमी मोर्चा। 1941 की गर्मियों तक हिटलर जीत के लिए तैयार लग रहा था। उसने अटलांटिक तट से लेकर मास्को के बाहरी इलाके तक अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप को नियंत्रित किया। हालांकि युद्ध का ज्वार मोड़ लेने वाला था। 22 जून 1941 को हिटलर ने स्टालिन के साथ अपना समझौता तोड़ दिया और ऑपरेशन बारबरोसा सोवियत संघ पर आक्रमण शुरू किया। यह बहुत बड़ा जुआ उसके पतन का कारण साबित होगा। जर्मन आक्रमण ने शुरुआत में तेजी से प्रगति की, लेकिन लाल सेना, हालांकि खराब तरीके से तैयार थी, ने कड़ा प्रतिरोध किया। जैसे ही कड़ा रूसी सर्दी शुरू हुई, जर्मन अग्रिम रुक गया। रसद संबंधी समस्याओं, भयंकर प्रतिरोध और सोवियत संघ की विशालता से त्रस्त हो गया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई, जो अगस्त 1942 में शुरू हुई, युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। क्रूर, महीनों तक चलने वाली लड़ाई, बर्बाद शहर में गली गली लड़ाई लड़ी गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक निर्णायक जर्मन हार हुई, जो पूर्व में जर्मन अग्रिम की सीमा को चिह्नित करती है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले से संघर्ष में घसीटा गया। यूरोपीय और प्रशांत दोनों थिएटरों में सैनिकों और संसाधनों को तैनात करना शुरू कर दिया। 6 जून 1940 को नॉर्मैंडी, फ्रांस पर मित्र देशों के आक्रमण, जिसे डी-डे के रूप में जाना जाता है, ने पश्चिमी यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोल दिया, जिससे जर्मन संसाधन और बढ़ गए। जैसे ही मित्र राष्ट्र पश्चिम से आगे बढ़े और सोवियत पूर्व से आगे बढ़े, नाजी शासन के दिन गिने जा रहे थे। खंड 8 प्रलय, मानवता पर एक दाग। जबकि युद्ध कई मोर्चों पर चल रहा था, नाजी शासन एक व्यवस्थित और भयावह नरसंहार प्रलय को अंजाम दे रहा था। यहूदियों के एक कट्टर घृणा से प्रेरित होकर, जिन्हें उन्होंने जर्मनी की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया, नाजियों ने अंतिम समाधान लागू किया, जो यूरोपीय यहूदियों को भगाने की योजना थी। यहूदियों को घेर से निकाल दिया गया, एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया और व्यवस्थित रूप से गैस कक्षों में हत्या कर दी गई या मौत के घाट उतार दिया गया। प्रलय अकल्पनीय बर्बरता का अपराध था। नाजियों और उनके सहयोगियों द्वारा 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जो यूरोप की यहूदी आबादी का 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। नाजियों ने रोमा, जिप्सी, LGBTQ++ व्यक्ति, विकलांग लोग और राजनीतिक विरोधियों सहित अन्य समूहों को भी विनाश के लिए लक्षित किया। प्रलय अनियंत्रित घृणा, पूर्वाग्रह और दूसरों के मानवाजाईकरण के खतरों की एक भयावह याद दिलाता है। खंड 9 तीसरे रेह का पतन, हार और निराशा। 1945 के वसंत तक जर्मनी पतन के कगार पर था। मित्र देशों की सेनाएं पश्चिम से बर्लिन की ओर बढ़ रही थीं, जबकि सोवियत सेनाएं पूर्व से आगे बढ़ रही थीं। हिटलर बर्लिन में अपने भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था। उसने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने कमांडरों को तेजी से भ्रमपूर्ण आदेश जारी किए। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सैनिकों के अपने बंकर से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर होने के कारण हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उनके प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स और उनकी पत्नी माग्दा ने उनके 6 बच्चों की जान लेते हुए उनका अनुसरण किया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप में युद्ध ने महाद्वीप को शारीरिक और नैतिक दोनों तरह से खंडहर में छोड़ दिया था। लाखों लोग मारे गए, शहर मलबे में तब्दील हो गए और प्रलय की भयावहता ने मानवता के विवेक पर एक अमिट दाग छोड़ दिया था। नाजी शासन की घृणा और आक्रामकता की विचारधारा के लिए दुनिया ने भारी कीमत चुकाई थी। खंड 10 हिटलर की विरासत, इतिहास से एक चेतावनी। हिटलर की विरासत अद्वितीय विनाश, नरसंहार और मानवीय पीड़ा में से एक है। सत्ता में उसका उदय लोकतंत्र की नाजुकता और अनियंत्रित राष्ट्रवाद, घृणा और अधिनायकवादी विचारधाराओं के खतरों की एक गंभीर याद दिलाता है।
नाजी शासन और प्रलय की भयावहता भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतर्कता, सहिष्णुता और मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व के बारे में चेतावनी के रूप में सामने आती है। दुनिया ने नाजी युग से एक कड़वा सबक सीखा, एक सबक जो आज भी गूंज रहा है। हमें फिर कभी ऐसी अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। पीड़ितों को याद रखना, घृणा और पूर्वाग्रह का उसके सभी रूपों में सामना करना और अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए अथक प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।